Take that stupid look off your face. I will slap it off. रेसलर्स को अपनी कला पर बहुत गर्व होता है और वो अपनी पूरी जिंदगी WWE में रेसलिंग करते हुए ही गुजारते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई मैच प्लान के हिसाब से नहीं चलता या WWE मैनेजमेंट के साथ उनकी बहस हो जाती है तो उनके लिए रिंग में अपनी भावनाएं छुपाना भी मुश्किल हो जाता है। ये भावनाएं बहुत अलग अलग तरीकों से बाहर आ सकती हैं और WWE के इतिहास में ऐसा कई बार हो भी चुका है। लेकिन ऐसा हुआ कब था? तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम ऐसे 10 मौकों के बारे में बात करेंगे जहां रेसलर्स रिंग में अपना गुस्सा छुपा नहीं पाए। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें। नंबर 1, The Undertaker at Super Showdown। Dejected look on my face, and there was because I was upset. दी अंडरटेकर एक ऐसे रेसलर हैं जो अपने काम पर बहुत ज्यादा गर्व करते हैं। वो एक लॉकर रूम के लीडर थे और एक ऐसे रेसलर जिन्हें नई पीढ़ी अपना आदर्श मानती है और उनसे सीखती है कि एक मेन इवेंट का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। और WWE नेटवर्क के एक शो द लास्ट राइड की वजह से हम सभी को पता है कि दी अंडरटेकर के लिए युवा रेसलर्स और फैंस कितना मायने रखते हैं और इसीलिए वो हर बार अपना सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहते हैं। जब WWE ने ये घोषणा की 2019 के सुपर शोडाउन में दी अंडरटेकर का सामना गोल्डबर्ग से होगा तो फैंस को थोड़ी चिंता हुई क्योंकि गोल्डबर्ग को बड़े मैचेस के लिए नहीं जाना जाता था और 2019 तक आते आते अब दी अंडरटेकर को मैच के दौरान किसी न किसी की जरूरत पड़ने लगी थी और गोल्डबर्ग वो सहयोगी बिल्कुल नहीं हो सकते थे। वो मैच बिल्कुल बर्बाद था और बहुत सारे लोगों के हिसाब से तो कंपनी के इतिहास के सबसे बुरे मैचेस में से एक था। मैच में शुरू से ही चीजें खराब होती चली गयी जब गोल्डबर्ग का सर रिंग पोस्ट से टकरा गया और उन्हें एक कंकशन हो गया। उसके बाद गोल्डबर्ग ने एक जैक हैमर देने की कोशिश करते हुए दी अंडरटेकर को सीधे सर के बल गिरा दिया जिससे उन्हें बहुत गंभीर चोट लग सकती थी। दी अंडरटेकर ने फिर गोल्डबर्ग को एक टूम्बस्टोन दिया जिससे गोल्डबर्ग के सर पर चोट लगी और फिर गोल्डबर्ग ने अपने तरीके से एक टूम्बस्टोन देने की कोशिश करी लेकिन अंडरटेकर को ठीक से ना उठा पाने की वजह से दोनों ही रेसलर्स बहुत अजीब तरीके से रिंग में गिर गए। इन सब के बाद दी अंडरटेकर ने एक चोक स्लैम के साथ ये मैच खत्म कर दिया। हालांकि इस मैच से माहौल काफी गर्म हो चुका था और गोल्डबर्ग को मैच के दौरान एक कंकशन भी हो गया था लेकिन फिर मैच के बाद अंडरटेकर काफी चिढ़े हुए और नाराज लग रहे थे और जैसा कि हमें द लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री से पता चल ही गया है उनको इस मैच से काफी शर्मिंदगी हुई थी। It's just like, wow, that was really close to being catastrophic. नंबर 2, गेल किम एलिमिनेट्स हरसेल्फ। विमेन्स रेवोल्यूशन से बहुत पहले WWE में विमेन रेसलर्स को टीवी पर अपने एक मिनट के लिए लड़ना पड़ता था लेकिन एक महिला ऐसी थी जिसने तय किया कि औरतों के साथ हो रहा ये बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है और वो थी गेल किम। रॉ के 1 अगस्त 2011 के एडिशन में किम ने एक बैटल रॉयल में हिस्सा लिया था लेकिन जैसे ही मैच शुरू हुआ उन्होंने खुद को एलिमिनेट कर लिया। उन्होंने ऐसा ये दिखाने के लिए किया था कि बैक स्टेज में किसी को इससे फर्क पड़ता है या नहीं। इस हादसे के बाद किम ने वो एरेना हमेशा के लिए छोड़ दिया और फिर कभी वापस WWE में नहीं आई। इसकी जगह उन्होंने फिर से इम्पैक्ट रेसलिंग को चुनने का फैसला किया। ये मैच इसलिए भी खास रहा क्योंकि ये मोलिना के लिए भी उनका आखिरी WWE मैच था जिन्होंने किम को बाहर जाते वक्त गले भी लगाया था और ये जताया था कि वो क्या करने वाली हैं। नंबर 3, The Rock at the 2015 Royal Rumble। Take that stupid look off your face. I will slap it off. 2015 का रंबल मैच सबसे खराब होने की वजह से काफी प्रसिद्ध है। इस मैच में कुछ बहुत ही खराब बुकिंग्स करी गई थी और इसी वजह से फैंस को मैच की ज्यादातर चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इस मैच के साथ जो एक और बड़ी दिक्कत थी वो ये कि इस मैच में रोमन रेंस को एक अंडरडॉग की तरह दिखाया गया था जबकि असल में शायद ही कोई फैन उन्हें जीतते हुए देखना चाहता था। इसका परिणाम ये हुआ कि मैच में उनके और दूसरे लोग जो उनके समर्थन में थे उन सभी के खिलाफ काफी शोर मचाया गया। अब चाहे उन सभी लोग में द रॉक भी शामिल क्यों ना हो, जब WWE के लेजेंड द रॉक इस मैच के खत्म होने के समय पर आए तब फैंस ने उनके खिलाफ भी शोर मचाया और ये जताया कि उन्हें रॉक की रोमन रेंस के साथ कोई साझेदारी नहीं चाहिए। द रॉक मैच की इस बुकिंग से और फैंस की प्रतिक्रिया से काफी नाराज हुए और रिंग में काफी गुस्से में भी दिखे। इसके साथ ही वो थोड़े खोए हुए से भी नजर आ रहे थे और अगर आपको लगता है कि ये उनका नाटक था तो ये सही है। द रॉक को पहले से ही मालूम था कि रोमन रेंस को जनता पसंद नहीं करेगी और आप साफ देख सकते हैं कि रॉक इस मैच के बाद हुए इंटरव्यू में भी अलग से लग रहे थे। In the moment. Right, exactly. God damn, man, you're getting fired. रॉक इस बात से इतने नाराज हुए कि मैच के तुरंत बाद ही वो विंस मैकमैन से बिना कुछ बोले एरेना से बाहर चले गए। नंबर 4, रैंडी ऑर्टन। एक समय पर WWE ने कोफी किंगस्टन को बहुत पुश देना शुरू कर दिया था
उन्होंने रैंडी ऑर्टन को बहुत सफाई से हराया और इसके बाद एक मेन इवेंट की तैयारी में लग गए, जिसके बाद वो रेसलमेनिया 26 में मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट भी जीतने वाले थे। दुर्भाग्य से रॉ के एक बदनाम सेगमेंट की वजह से ये सब बदल गया। ऑर्टन ये बाद में मालूम चला कि कोफी ने मैच का अंत खराब कर दिया था, जिससे ऑर्टन को गुस्सा आ गया था और यही गुस्सा उन्होंने रिंग में ऐसा बोलकर निकाला। कोफी के WWE चैंपियन बनने के बाद इस पल को फिर से रिंग में याद भी किया गया था। नंबर 5, एडी गुरेरो एट समरस्लैम 2005। 2005 में रे मिस्टीरियो और एडी गुरेरो के बीच का फ्यूड WWE के इतिहास का सबसे बदनाम फ्यूड रहा है। इन दोनों की लड़ाई रे के अपने बेटे डोमिनिक की कस्टडी के लिए हुई थी। इस अजीब लेकिन मनोरंजक फ्यूड की बदौलत पूरे रूथलेस एग्रेशन एरा के दौरान सबसे बेहतरीन मैचेस देखने को मिले थे। इस फ्यूड का नतीजा ये हुआ कि दोनों के बीच 2005 के समरस्लैम पे-पर-व्यू में डोमिनिक की कस्टडी के लिए एक लैडर मैच हुआ। इस मैच के अंत में विकी गुरेरो भी शामिल थीं, जो किसी के साथ नहीं थीं और मैच के अंत में रिंग में आकर एडी को लैडर से धक्का देने वाली थीं ताकि रे ये मैच जीत जाएं। लेकिन मैच के दौरान विकी अपना रोल भूल गईं, जिसकी वजह से एडी और रे को मैच में कुछ बदलाव करने पड़े। इसके कारण एडी काफी गुस्सा हुए और चिल्लाए। नंबर 6, कर्ट एंगल। 4 नवंबर 2004 के रॉ के एपिसोड में WWE ने टफ इनफ फाइनलिस्ट का कर्ट एंगल के साथ एक शूट फाइट रखा था। कर्ट एंगल ने इसमें टफ इनफ के फाइनलिस्ट डैनियल प्यूडर को गिरा दिया था, लेकिन प्यूडर ने एंगल को एक काइमेरा आर्म ब्रेक में फंसा लिया था और इससे कुछ ही सेकंड्स में एंगल का हाथ टूट सकता था। रेफरी का ध्यान इस तरफ गया और एंगल को टीवी पर सबके सामने टैप आउट करके शर्मिंदा होने से बचाने के लिए मैट पर गिरे प्यूडर को तुरंत पिन करवाया और कर्ट को जिता दिया। उठने के बाद कर्ट एंगल प्यूडर पर काफी नाराज हुए, क्योंकि वो बहुत गुस्सा थे कि ये सेगमेंट अनस्क्रिप्टेड होने के बावजूद भी प्यूडर ने ऐसा क्यों किया। उनका ये गुस्सा बैक स्टेज में भी जारी रहा और वो जानना चाहते थे कि WWE ने एक ऐसा मैच क्यों रखा जिससे उनकी इज्जत मिट्टी में मिल सकती थी। प्यूडर ने 2020 में क्रिस वैन फ्लीट के साथ एक इंटरव्यू में इस हादसे की चर्चा करते हुए कहा, बात ऐसी है, लोग चीजें दिल पर लेते हैं, ये आपकी ही एक झलक होती है। अब मैं तो किसी से नफरत नहीं करता। क्या मैंने मुझे मिले मौके का फायदा उठाया? हाँ। क्या मैंने नियमों का पालन किया? हाँ। क्या उन्होंने स्ट्राइकिंग के लिए मना किया था? हाँ। आप रेफरी का इंटरव्यू सुन सकते हैं, आप अल स्नो का इंटरव्यू सुन सकते हैं। अगर कोई सच्चा है तो वो आपको बताएगा कि असल में क्या हुआ था। नंबर 7, स्टेफनी मैकमैन। 2013 में WWE में रोड्स परिवार और द अथॉरिटी का फ्यूड बहुत प्रसिद्ध था। इस फ्यूड का क्लाइमैक्स 2013 के बैटल ग्राउंड पे-पर-व्यू में एक बेहतरीन मैच से हुआ, जिसमें गोल्डस्ट और कोडी रोड्स का सामना द शील्ड से हुआ। इस मैच से पहले उत्सुकता बढ़ाने के लिए WWE ने डस्टी रोड्स, कोडी और गोल्डस्ट के साथ स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच का एक प्रोमो बनाया, लेकिन ये प्रोमो उस साल के सबसे बदनाम प्रोमोज में से एक रहा। डस्टी एक पुराने तौर तरीके वाले रेसलर थे, जिसका मतलब था कि वो प्रोमो स्क्रिप्ट के हिसाब से तो नहीं करने वाले थे। इसलिए जब स्टेफनी ने प्रोमो के दौरान जब अपना एक्टर वाला चेहरा बनाया तो डस्टी को ये पसंद नहीं आया और उन्होंने स्टेफनी के चेहरे के सामने अपना हाथ रख दिया। Don't cross the line, old man. Let me tell you something. इससे स्टेफनी असल में गुस्सा हो गई और उन्होंने डस्टी का हाथ झटके से हटा दिया, जो स्क्रिप्ट में नहीं था। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि बैक स्टेज में मौजूद विंस मैकमैन भी इस बात से नाराज थे कि डस्टी ने ऐसा कुछ किया है। इस हादसे के बारे में डेव मेल्जर ने कहा, अगर आपको लगता है कि रॉ में डस्टी रोड्स बाकी सबसे अलग हैं, तो वो इसलिए कि जब वो रिंग में होते हैं तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। लेकिन उन्होंने स्टेफनी को वो चेहरा बनाने से सही में रोक दिया था जो चेहरा वो ज्यादातर रेसलर्स के सामने बनाती हैं। 30 सितंबर को जब स्टेफनी ने बोलना शुरू किया, तभी डस्टी ने उन्हें नकारते हुए उनके चेहरे के सामने हाथ दिखाया, जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेफनी को इसका कोई अंदाजा नहीं था, जो सच है, और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। नंबर 8, रिकोशे। 2020 की शुरुआत रिकोशे के लिए काफी अच्छी लग रही थी, क्योंकि सुपर शोडाउन पे-पर-व्यू के लिए उन्हें ब्रॉक लेसनर के खिलाफ एक मैच दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से वहीं से उनकी परेशानियां शुरू होती हैं। मैच में उनको बुरी हार मिली और इस हार के बाद WWE का भी रिकोशे के ऊपर से विश्वास उठने लगा था, क्योंकि वो हर हफ्ते अपने मैचेस हारने लगे थे। रॉ के 2 मार्च 2020 के एडिशन में रिकोशे रिडिक मॉस से एक मैच हार गए, जिसके बाद वो काफी गुस्से में लगे। जब वो रिंग से बाहर निकले तो फैंस का ध्यान इस बात पर गया कि वो कितने दुखी और हारे हुए लग रहे थे। उन्होंने अपनी रिस्ट टेप भी उतारकर जमीन पर फेंक दी थी और बिना अपने फैंस की तरफ देखे वो सीधे अपने लॉकर रूम की तरफ चले गए। नंबर 9, शॉन माइकल्स। शॉन माइकल्स को नए और कम तजुर्बे वाले रेसलर्स के साथ काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए 1996 के समर स्लैम में जब WWE ने उन्हें वेडर के खिलाफ एक मैच में रखा, तब रिंग में दोनों साथ में अच्छे नहीं दिखे। HBK वेडर से परेशान हो गए थे
खासकर तब जब वेटर की वजह से उनकी एक टॉप रोप एल्बो मारने की कोशिश नाकामयाब हो गई, जिसके बाद एचबीके वेटर पर चिल्लाते हुए और उनके सर पर मारते हुए दिखे। ये गुस्सा और चिढ़ वहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने रुतबे का इस्तेमाल करते हुए वेटर को मिल रहा पुश भी खत्म करवा दिया, जिसकी वजह से वेटर कार्ड में नीचे गिरते चले गए और फिर कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप गाय नहीं बन पाए। नंबर 10, एचबीके अगेन। 90 के दशक में शॉन माइकल्स के साथ काम करना इतना आसान नहीं था और शॉन माइकल्स का गुस्सा केवल रिंग में मौजूद रेसलर्स के लिए ही नहीं होता था। एचबीके और ब्रेट हार्ट के बीच रेसलमेनिया 12 में हुए एक लेजेंडरी मैच के दौरान एचबीके को कैमरामैन की पोजीशन से दिक्कत हो गई। मैच के एक स्पॉट में एचबीके रिंग के बाहरी हिस्से से नीचे कूदते हैं और कैमरामैन को गलत जगह खड़े होने के लिए गाली देते हैं। वो उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा थे और पूरे मैच के दौरान कई बार उन्हें घूरते भी रहे और उनकी पोजीशन देखते रहे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एचबीके को कैमरामैन से कुछ दिक्कत हमेशा ही रही है। मेरा मतलब है, अब रेसलमेनिया 11 के इस पल को ही याद कर लीजिए। वो बेचारा तो बस मैच की कुछ तस्वीरें ले रहा था। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे मौके जहाँ रेसलर्स रिंग में अपना गुस्सा नहीं छुपा पाए। शायद ऐसे और भी मौके हैं। तो अगर आपको इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखना है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट।